सूरज की धूप पोर्च की सफ़ेद टाइलों पर चमक रही थी। हवा में हल्की सी गर्मी और बेसब्री की तपिश घुली हुई थी। नोया, जो आमतौर पर घर में ढीले ढाले कपड़े पहनकर बालों को जुड़ा बनाकर घूमती थी, आज बेहद नफासत से तैयार होकर पोर्च में खड़ी बेचैनी से गेट की ओर देख रही थी। आखिर आज वह अपने ससुराल वालों के साथ शॉपिंग पर जा रही थी और यह मौका उसके लिए किसी त्योहार से कम न था। वह महज 18 साल की थी, लेकिन शादी का उसे ऐसा जुनून था जो शायद ही किसी और लड़की को हो। उसकी नासमझ अदाओं और बचकानी हरकतों से परेशान होकर उसके मम्मी पापा ने उसका रिश्ता तय कर ही दिया था और वह खुशी से अपनी बहन के साथ भंगड़ा डालते हुए नाची थी। आज नीले रंग की नफीस फ्रॉक, हल्के मेकअप और खुले बालों के साथ वह वाकई बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर झुंझलाहट साफ झलक रही थी। वह बार बार घड़ी देखती और फिर गेट की ओर नज़र दौड़ाती, बड़बड़ाते हुए कहती, क्या सुस्त लोग हैं, अब तक नहीं आए। पता नहीं शादी के बाद भी हर काम में यूं ही देर होगी। मुझे तो अब तक मॉल में होना चाहिए था। तभी पीछे से तेज कदमों की आहट हुई और शालिनी देवी हड़बड़ाती हुई बाहर निकलीं। उन्होंने नोया की कमर पर जोर से चपत मारते हुए डांटना शुरू कर दिया। थोड़ी शर्म हया हो तो समझ आए, ऐसे पोर्च में खड़ी हो जैसे दुनिया की सबसे बड़ी जल्दी तुम्हें ही है। अगर तुम्हारी सास ने देख लिया तो क्या सोचेगी? बहू कितनी बेताब है बाहर जाने को, जरा भी तमीज नहीं तुम में। पता नहीं किस पर गई हो, न मेरी बड़ी बेटी ऐसी है और न ही मेरा बेटा। कभी कभी तो लगता है तुम मेरी औलाद ही नहीं हो। नोया अचानक पीछे हटते हुए कमर सहलाते हुए बोली, अरे मम्मी, अब क्या हो गया आपको? ये कोई पुराने जमाने का दौर नहीं है। आजकल सब खुले दिल के होते हैं, इतना सोचते नहीं। शालिनी देवी ने गुस्से से आंखें तरेरीं और उंगली उठाते हुए बोलीं, तुम हमें सिखाओगी कि कौन क्या सोचता है? बस कर दो ये आज़ादी की रट लगाना। जब माँ कुछ कहती है तो बदतमीजी शुरू कर देती हो। मैं कह रही हूँ, आज कहीं नहीं जाना। नोया ने बेखौफ अंदाज में दुपट्टा कंधे पर ठीक करते हुए संयमित लेकिन आत्मविश्वास से भरे स्वर में कहा, मम्मी, मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। ससुराल वालों के साथ जाना और समय बिताना मेरी जिम्मेदारी है। और फिर आप ही तो कहती थीं कि इज्जत तब मिलती है जब रिश्ते निभाए जाएं। अब मैं वही कर रही हूं। वो बेपरवाही से बोली थी। अपने मतलब की बात तो उसे हर वक्त याद रहती थी। शालिनी देवी ने एक पल की खामोशी अख्तियार की। नोया अभी अपनी माँ से और बहस करने के मूड में ही थी कि अचानक मुख्य दरवाजे से गार्ड तेजी से अंदर आया। माथे पर हल्का पसीना और चेहरे पर औपचारिक गंभीरता लिए वो सीधे शालिनी देवी की ओर मुखातिब हुआ और अदब से बोला, बेगम साहिबा, बाहर बहूजी के ससुराल वाले आ गए हैं। वो आप दोनों को बाहर बुला रहे हैं, कह रहे हैं कि देर हो जाएगी। शालिनी देवी ने आंखें सिकोड़कर गार्ड की तरफ देखा, जैसे उसने कोई नापसंद खबर सुना दी हो। सख्त लहजे में बोली, जाकर कहो मैं आ रही हूं और ये लड़की अभी तैयार नहीं हुई है। फिर नोया की तरफ पलटते हुए खड़े अंदाज में कहा, मैं अकेली जाऊंगी। मैं खुद उनसे बात करके ले आऊंगी तुम्हारे लिए। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मगर नोया, जो पहले से ही मौके की तलाश में थी, माँ की बात सुनने की बजाय झटके से दुपट्टा ठीक करती हुई दरवाजे की तरफ बढ़ गई, कदमों में बेपरवाही। वो दरवाजे की तरफ ऐसे बढ़ी जैसे माँ की हिदायतें हवा में घुल चुकी हों। शालिनी देवी ने गुस्से और बेबसी से माथा पीट लिया और बेइख्तियार आसमान की ओर नजरें उठाकर बोलीं, ऐ ऊपर वाले, कैसी औलाद दी है तूने मुझे? जुबान की तेज, बात ना मानने वाली, जिद्दी, खुदसर। मैं इसका क्या करूं? उन्होंने दिल पर हाथ रखकर गहरा सांस लिया, जैसे सीने की बेचैनी को कुछ देर के लिए काबू में लाना चाहती हो। फिर दांत भींचते हुए खुद से बोलीं, इसके बाप ने बिल्कुल ठीक फैसला किया था, जल्दी इसकी शादी करने का। यही वक्त है इसे किसी ढंग पर लाने का, वरना ये तो सिर पर चढ़ जाएगी। उन्होंने दुपट्टा ठीक से लपेटा और पैर जमीन पर जोर से पटका, जैसे दिल की भड़ास निकाल रही हों। फिर एक एक कदम गुस्से से भरती, नाक सिकोड़े, माथे पर बल लिए बाहर की ओर रवाना हो गईं, उस बेपरवाह बेटी के पीछे जो अपनी ही धुन में आगे बढ़ चुकी थी। बाहर आते ही उन्होंने गहरा सांस लिया, चेहरे के भाव संभाले और एक बनावटी मुस्कान सजाकर आगे बढ़ गईं, क्योंकि जिंदगी को थामे रखना हर माँ की मजबूरी होती है, चाहे औलाद कितनी ही बेपरवाह क्यों न हो।
गाड़ी के अंदर ठंडी ठंडी खुशबू महक रही थी, ऐसी कि हल्की सरसराहट और बाहर की तेज धूप के बावजूद अंदर एक सुकून भरा सन्नाटा था। ड्राइविंग सीट पर आदित्य बहुत ध्यान से गाड़ी चला रहा था। साफ सुथरे कपड़े, करीने से बने बाल और गहरी नज़रें। नोया की नज़र बार बार उस पर जा रही थी और हर नज़र के साथ उसके चेहरे पर एक नरम सी मुस्कान उभरती, जिसे वो झुककर छुपा लेती। आदित्य की शख्सियत उसे पहली ही नज़र में भा गई थी। सामने की सीट पर सुरभि देवी बेहद शालीनता से बैठी थीं। हल्के गुलाबी रंग का दुपट्टा, हाथों में महीन चूड़ियां और होठों पर स्नेहिल मुस्कान। वो बार बार पीछे मुड़कर नौया और शालिनी देवी पर नजर डाल रही थीं, जैसे यह सुनिश्चित करना चाहती हों कि सब कुछ ठीक है। शालिनी देवी ने बात छेड़ी। अरे बहन, आपने तो बिल्कुल बेवजह इतना तकल्लुफ कर लिया। अपनी पसंद का शादी का जोड़ा ला देती, हमें ले जाने की क्या जरूरत थी? सुरभि देवी ने मुस्कुराकर जवाब दिया। नहीं नहीं शालिनी जी, ये तो मेरे आदित्य की जिद थी। उसका कहना था कि दुल्हन को अपनी पसंद का जोड़ा खुद चुनना चाहिए, तभी वो शादी के पल को दिल से महसूस करेगी। शालिनी देवी ने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। बड़ा अच्छा सोचता है आपका बेटा। आजकल के बच्चे कहाँ इतने संजीदा होते हैं। सुरभि देवी ने एक हल्की सांस ली और नौया की ओर प्यार से देखा। वरना विवेक तो शुरू से मना कर रहा था। कहता है कि ये सब ससुराल वालों की जिम्मेदारी होती है। उसका कहना था कि लड़की वाले जो दें वही ठीक। मगर आदित्य की बात मुझे बहुत पसंद आई। उसने कहा कि दुल्हन हमारी बहू बनने जा रही है, तो उसके सबसे अहम दिन का जोड़ा उसकी पसंद का होना चाहिए। नौया ने ये सुनते ही सर झुका लिया। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। शर्म के मारे वो खुद में सिमट गई, जैसे हर शब्द उसके दिल में गुलाब बनकर खिल रहा हो। उसने मुश्किल से खुद को संभाला, मगर आंखों की चमक और होठों की दबी दबी मुस्कान बता रही थी कि उसे ये अपनापन बहुत पसंद आया। गाड़ी आराम से शहर की सड़कों पर चल रही थी। बाहर की धूप अंदर की खुशगवार फिजा को छू भी नहीं सकी। शालिनी देवी ने इत्मीनान से अपनी चादर ठीक की और मन ही मन सोचा, बहुत अच्छे लोग हैं। नौया की किस्मत अच्छी है जो इतने सुलझे और साफ दिल वालों के घर जा रही है। आदित्य ने नौया की तरफ एक नज़र डाली, फिर धीरे से गाड़ी का रुख बाजार की ओर मोड़ दिया। शॉपिंग मॉल की ऊंची ऊंची इमारत में दाखिल होते ही चमकते शीशे, लाइटों की रोशनी और हर तरफ लोगों की चहल पहल ने माहौल को जिंदा कर दिया था। मॉल के अंदर एयर कंडीशनर की ठंडी हवा बदन पर राहत दे रही थी। नोया ने जैसे ही ब्राइडल शॉप का बोर्ड देखा, बिना कुछ कहे सीधे उस ओर बढ़ गई। उसकी चाल में एक अजीब सी आत्मविश्वास और जोश था, जैसे बरसों से वो इस लम्हे का इंतजार कर रही हो। दूसरी तरफ शालिनी देवी, सुरभि देवी और आदित्य थोड़ा पीछे रह गए। शालिनी देवी ने जब देखा कि नोया अकेले शॉप में दाखिल हो गई है, तो फौरन दांत पीसते हुए तेजी से उसकी ओर बढ़ी। न जाने इस लड़की को कुछ शर्म है या नहीं, जैसे बाजार उसकी जागीर हो। न जाने लोग क्या सोचेंगे। सुरभि देवी हल्के से मुस्कुरा दीं, जबकि आदित्य चुपचाप मां के पीछे चल पड़ा। दुकान के अंदर नव्या पहले ही दुकानदारों से बातों में व्यस्त थी। देखिए, मुझे कोई पारंपरिक लाल रंग का हैवी वर्क वाला ड्रेस नहीं चाहिए। कुछ अलग हो, पर दुल्हन जैसा लुक भी ना आए। वह पूरी संजीदगी से अपनी पसंद बयान कर रही थी। शालिनी देवी तेज कदमों से अंदर आईं और बिना समय गंवाए उसकी कोहनी कस कर पकड़ ली। क्या हो गया है तुम्हें? कुछ तो लिहाज करो। चुप हो जाओ फौरन। तुम्हारी सुरभि आंटी खुद तुम्हारे लिए ड्रेस पसंद करेंगी। तुम्हें बस तमाशा बनना आता है। नव्या चौंकी और थोड़ी नाराज होते हुए माँ की ओर देखा। उफ अम्मा, क्या हो गया है आपको? हर बार मुझे ही क्यों रोकती हैं? सुरभि आंटी, मुझे इसलिए तो लाई हैं कि मैं अपनी पसंद से ड्रेस चुनूं, है ना आंटी? इससे पहले कि शालिनी देवी कुछ और कहतीं, सुरभि देवी आगे बढ़ीं, प्यार से नव्या का हाथ थामा और उसके माथे पर स्नेह से हाथ फेरा। बिल्कुल मेरी बच्ची, तुम्हें जो अच्छा लगे वही लो। यह दिन तुम्हारा है। तुम्हें शर्माने या रुकने की जरूरत नहीं। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। नव्या के चेहरे पर जैसे चमक सी आ गई, जैसे उसे अपनी आज़ादी की मोहर मिल गई हो। उसने सुरभि देवी को प्यार से देखा और शरारत से माँ की तरफ आंख मटकाई, जैसे कह रही हो, देखा, मैं कहती थी ना। शालिनी देवी ने बेबसी से आसमान की तरफ देखा और मन ही मन सोचा, मैं क्या करूं इस लड़की का। इससे पहले कि कुछ और होता, आदित्य मुस्कुराकर बोला,
चलो अब जल्दी से अपनी पसंद का चुनाव कर लो, फिर आइसक्रीम खाने भी जाना है। नव्या ने खुशी से सिर हिलाया और सुरभि देवी का हाथ थामे आगे बढ़ गई, जैसे किसी ख्वाब को हकीकत में बदलते हुए महसूस कर रही हो। दुकान की रंग बिरंगी रोशनी में उसके कदम जैसे एक नई जिंदगी की दहलीज पर बढ़ रहे थे। वक़्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। आज माइयों की शाम अपने चरम पर थी। आंगन को पारंपरिक पीले गुलाबों, गेंदे के हारों और रंग बिरंगी चांदनियों से सजाया गया था। हर तरफ रोशनी का जाल बिछा था। बीच में एक सुंदर सा झूला रखा गया था, जिस पर नव्या पीले रंग के पारंपरिक परिधान में बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की सी झिझक, थोड़ी सी शर्म और कुछ जिद छुपी हुई थी। वह चुपचाप गर्दन झुकाए बैठी थी। जब रिश्तेदार महिलाएं, सहेलियां और मोहल्ले की लड़कियां उपटन के थाल लेकर बारी बारी उसके चेहरे, हाथों और पैरों पर उपटन लगा रही थीं। एक तरफ गोल घेरा बनाकर महिलाएं पारंपरिक गीत गा रही थीं। माहौल हंसी मजाक और शरारतों से भरपूर था। माही व मेहदी सजना की धुन पर तालियां गूंज रही थीं। तभी अचानक कोई शरारती लड़की एक आधुनिक गाना बजा देती है, वही जो नव्या का फेवरेट था। गाना सुनते ही नव्या खुद को रोक नहीं सकी। वह झूला छोड़कर खुशी से चिल्लाई, यस, मेरा गाना! और फिर शोर मचाती हुई सबके बीच में आ गई। अपने दुपट्टे को एक तरफ झटक कर झूमने लगी। यही तो चलाना था, यही मेरा गाना है। वह खुशी से पागल हो रही थी। शालिनी देवी का खून एकदम खौल उठा, जैसे उनका ब्लड प्रेशर एक झटके में बढ़ गया हो। उनके होंठ भींच गए और आंखें गुस्से से लाल हो गईं। एक पल को लगा जैसे वो नव्या को सबके सामने पीट ही देंगी, लेकिन खुद पर काबू पा लिया, क्योंकि सुरभि देवी और उनके रिश्तेदार भी वहीं बैठे थे। सुरभि देवी इस दृश्य पर मुस्कुरा उठीं। उन्होंने तालियां बजाईं और कहा, क्या बात है, दुल्हन में जान हो तो ऐसी हो। उनकी बात पर सभी मेहमान हंसते हुए तालियां बजाने लगे। वह सास कम, दोस्त ज्यादा लगती थीं, और शायद यही नव्या के लिए सबसे बड़ी राहत थी। मगर शालिनी देवी के लिए अब सब्र का बांध टूटने ही वाला था। वो अपनी जगह से उठीं और गुस्से में नव्या के पास आईं। उसका हाथ कस कर पकड़ते हुए बोलीं, बस करो, बहुत हो गया तमाशा। नव्या ने विरोध किया, अम्मा, क्यों कर रही हैं ऐसे? मेरी एक ही तो शादी है, मुझे डांस तो करने दें। सबके सामने शर्मिंदा कर रही हैं। शालिनी देवी ने दांत भींचते हुए उसकी ओर देखा और धमकी दी, अगर नहीं चाहती कि मैं अभी के अभी जूता निकालकर तुम्हारी पिटाई कर दूं, तो चुपचाप आकर बैठ जाओ। नव्या ने मुंह फुलाकर इधर उधर देखा। सब अब भी हंस रहे थे, लेकिन वो जानती थी कि उसकी मां अब बिल्कुल भी नहीं सहन करेंगी। वह चुपचाप झूले की ओर लौटी, दुपट्टा फिर से ठीक किया और बैठते हुए बोली, हाय मेरी किस्मत, शादी भी चुपचाप निबटानी पड़ेगी। सुरभि देवी ने नव्या की हालत देखकर हंसते हुए कहा, अरे बच्ची, अभी तो शादी शुरू हुई है, आगे आगे देखो होता है क्या। फिजा में हंसी के ठहाके गूंजने लगे, मगर नव्या की आंखों में अब भी एक ऐसा सपना पल रहा था जिसमें वह अपनी खुशियों को आज़ाद देख रही थी। लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि जिसका वो हसीन ख्वाब देख रही है, वही ख्वाब एक दिन कितना भयानक साबित होने वाला है। वक्त गुजर गया और बारात का दिन भी आ पहुंचा। नव्या बेहद खुश थी और उसकी खुशी उसके हर अंग से झलक रही थी। कमरा पीली रोशनी और फूलों की खुशबू से महक रहा था। नव्या सफ़ेद और हल्के सुनहरे रंग के जोड़े में आंखें झुकाए बैठी थीं। उसके चेहरे पर एक अजीब सी गंभीरता थी, जो उसकी चंचलता भरी शख्सियत में कम ही नजर आती थी। अब उसके चेहरे पर शर्म, थोड़ी सी उलझन और एक मीठी सी खामोशी छाई हुई थी। कमरे में मौजूद करीबी रिश्तेदार महिलाएं चुप थीं और दूसरी तरफ बारात आ चुकी थीं। विवेक गहरे नीले रंग की शेरवानी में बैठा था। उसकी उम्र 28 साल थी, लेकिन उसकी शख्सियत में जो ठहराव और रौब था, वो उसे कहीं ज्यादा आत्मविश्वासी और परिपक्व दिखा रहा था। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और निगाहें झुकी हुई थीं। नव्या को कमरे से लाकर आदित्य के पास बैठाया गया। शादी की सारी रस्में पूरी की गईं। रस्मों के बाद खाना शुरू हो गया और कुछ छोटी-मोटी रस्मों के बाद उसकी विदाई हो गई। नव्या का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया था। वो पहली ऐसी दुल्हन थी जो हंसते हंसाते ससुराल आई थी, जबकि विवेक उसकी हर हरकत को हैरानी से देख रहा था। उसका स्वागत बहुत गर्मजोशी से हुआ और फिर उसे विवेक के कमरे में पहुंचा दिया गया। उसका मन था कि कुछ रस्में होंगी, वो हंसेगी, खिलखिलाएगी, मगर ये सब उसकी एक गलतफहमी साबित हुई।
कमरा खुशबुओं, नरगिसी रोशनी और गुलाब की पंखुड़ियों से सजे सपनों से भरा हुआ था। नर्म और सुनहरी चादर से सजा बिस्तर किसी कहानी का मुख्य किरदार लग रहा था। नव्या दुल्हन के जोड़े में झिलमिलाते गहनों के साथ धड़कते दिल को काबू में रखने की नाकाम कोशिश करते हुए घूंघट किए बैठी थी। उसके चेहरे पर शर्म और आंखों में बेचैनी के जुगनू नाच रहे थे। उसका दिल लगातार आदित्य की मुस्कान और चंचल आंखों को याद कर रहा था। वो यही समझ रही थी कि आदित्य ही उसका दूल्हा है और यही गलतफहमी उसका चयन छीनने वाली थी। तभी दरवाजे की हल्की सी चिड़चिड़ाहट ने कमरे की खामोशी को तोड़ दिया। वो चौंकी, दिल की धड़कन तेज हो गई, कदमों की आहट पास आती गई और फिर किसी ने धीरे से दरवाज़ा बंद किया। एक नरम और रौबदार आवाज़ उभरी, हेलो। नव्या को वो आवाज़ जानी पहचानी नहीं लगी। वो एक पल को स्थिर हो गई, चेहरे पर उलझन छा गई। बिस्तर की नरम तह पर किसी के बैठने की आहट सुनाई दी। उसने सांस रोक ली। अगले ही पल एक मर्दाना हाथ धीरे से उसका घूंघट उठा चुका था और उसकी नज़रें जैसे जम गईं। सामने जो चेहरा था वो आदित्य का नहीं था। वो तो उससे उम्र में बड़ा, गंभीर, समझदार और कुछ अजनबी सा लगने वाला मर्द था। नव्या पीछे हट गई, जैसे किसी अनदेखे सदमे ने उसे जकड़ लिया हो। विवेक ने उलझन से उसकी हरकत देखी और फिर नरमी से पूछा, क्या हुआ? पीछे क्यों हटी आप? नव्या के होंठ कांपने लगे। आप। उसका लहजा लड़खड़ा रहा था, शब्द मुश्किल से निकल रहे थे। विवेक ने हल्की सी भौहें चढ़ाते हुए गंभीरता से कहा, मैं आपका पति विवेक हूं। क्यों? क्या हुआ? उसका लहजा संयमित था, जबकि नव्या अपनी जगह जमी रह गई। उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया, आंखें हैरानी से फैल गईं, जैसे दिल सीने से बाहर आ जाएगा। वो घबराकर बेसाख्ता बोली, मगर मेरी शादी तो आदित्य से हुई है। जो उसे पता था वो एकदम से जुबान पर आ गया। ये सुनते ही विवेक के चेहरे पर सख्ती आ गई। क्या बेहूदगी है ये? क्या बकवास कर रही हैं आप? आदित्य मेरा छोटा भाई है। उनके शब्द नव्या के कानों में बम की तरह गूंजे। उसका पूरा वजूद जैसे भूकंप की चपेट में आ गया हो। सांस लेना मुश्किल हो गया। वो जैसे किसी भयानक सपना देख रही हो। आंखें खुली की खुली रह गईं। कमरा अब भी महका हुआ था। मोमबत्तियों की रोशनी झिलमिला रही थी, मगर नव्या के अंदर की दुनिया जैसे उजड़ गई हो। वो वहीं बैठी रह गई, सन्न, सुनसान, खामोश। विवेक के चेहरे का भाव बदला, जैसे अंदर कुछ उलझा हुआ हो। वो कुछ पल उसे देखता रहा, जो अभी भी सदमे में बिस्तर पर बैठी थी। उसके चेहरे पर हैरानी और अविश्वास साफ नजर आ रहा था। नव्या के होंठ थरथरा रहे थे, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर शब्द गले में अटक गए हों। विवेक ने धीरे लेकिन स्पष्ट लहजे में कहा, आपको शायद कोई गलत फहमी हुई है। आपने मेरी तस्वीर नहीं देखी थी शादी से पहले? नव्या ने गहरी सांस ली, होंठ कांपे। मैंने तस्वीर नहीं देखी थी। शादी की शॉपिंग पर तो आदित्य आया था और आपकी मम्मी ने कहा था कि दुल्हन की पसंद की शॉपिंग होगी और आदित्य ही सब करवा रहे थे। विवेक ने गहरी सांस ली, जैसे अपनी झुंझलाहट को दबाते हुए बोला, तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो मेरा छोटा भाई है। हम दोनों बहुत करीब हैं और आदित्य दिल का बहुत साफ है। शायद तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। नव्या के चेहरे पर तकलीफ की एक लहर दौड़ गई, जैसे उसकी सोचों की नींव गिर गई हो। बात तो एक ही है ना? वो तुम्हारा देवर है और मुझसे बहुत मोहब्बत करता है। विवेक का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। वो बिना पलक झपकाए नव्या को देखता रहा, जैसे कोई छुपी हुई सच्चाई समझने की कोशिश कर रहा हो। उसके सख्त चेहरे पर नमी उतर आई। वो कुछ बोलने ही वाला था कि नव्या एकदम से बिस्तर से उठ खड़ी हुई। नहीं, नहीं, ये सब गलत हो रहा है। उसकी आवाज़ दर्द से भरी हुई थी। अगले ही पल वो तेज कदमों से कमरे से सटे ड्रेसिंग रूम की ओर भागी। विवेक हैरान खड़ा रह गया। नव्या, उसने आवाज़ दी, मगर वो दरवाज़ा बंद कर चुकी थी। दरवाजे की चिटकनी की आवाज़ आई और फिर पूरी खामोशी छा गई। ये क्या तरीका है, इस तरह का बचकाना रवैया? मगर उसके पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। वो वाकई में हैरान था कि ये सब क्या हो रहा है। रिश्ता तय करते समय उसने अपनी माँ को सख्ती से कहा था कि लड़की उसकी हमउम्र हो या कुछ साल छोटी, मगर उसे बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था कि उसकी माँ उससे पूरे 12 साल छोटी लड़की से उसका रिश्ता तय कर देगी। कमरे की फिजा में एक अदृश्य बोझ लटका हुआ था,
विवेक अब भी बिस्तर पर चुपचाप बैठा था, कोहनियों पर कोहनियां टिकाए, उंगलियों से माथा सहलाता हुआ। कुछ पल ऐसे गुजरे जैसे वक़्त थम गया हो। फिर उसने गहरी सांस ली, एक थके हुए इंसान की तरह उठा और सीधे ड्रेसिंग रूम के दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। दरवाजे के पार सिसकियों की दबी दबी आवाज़ें आ रही थीं, जो उसके भीतर एक नई उलझन पैदा कर रही थीं। उसने धीरे से दरवाजे पर दस्तक दी और नर्म आवाज़ में बोला, नोया, बाहर आइए। मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है, हम दोनों के लिए। अंदर से कुछ पल तक कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ रोने की आवाज़ गूंजती रही। फिर उसने दोबारा दरवाजे पर हाथ रखकर कहा, नोया, जो भी गलतफहमी हुई है, हम बैठकर बात कर सकते हैं। प्लीज़, बाहर आइए। मगर अंदर से एक सिसकियों में डूबी आवाज़ आई, नहीं, मुझे आपसे कुछ नहीं सुनना। मेरे साथ धोखा हुआ है। आप लोगों ने दिखाया कुछ और दिया कुछ और। विवेक की आंखों में एक पल को तेज चमक आई। वो पीछे हटा, गहरी सांस ली, जैसे खुद को काबू में रखने की कोशिश कर रहा हो। उसका लहजा अब थोड़ा सख्त हो चुका था। नोया, अगर आप अब भी बाहर नहीं आ रही तो मैं डुप्लीकेट चाबी से दरवाज़ा खोलने पर मजबूर हो जाऊंगा। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है। शादी हुई है, एक रिश्ता बना है, और उसे इस तरह चुपचाप बंद दरवाजे में कैद नहीं रखा जा सकता। मगर नोया की आवाज़ और भी ऊंची हो गई। रिश्ता? कैसा रिश्ता? मैंने जिससे दिल लगाया, शादी भी उसी से चाही, और आप सब ने मिलकर मेरे जज्बातों से खेल खेला। मुझे नहीं चाहिए ऐसा रिश्ता। विवेक का सब्र अब अपनी आखिरी हद पर था। उसने मुट्ठियां भींच लीं, होंठ एक सख्त लकीर में बंद हो गए। वह दरवाजे के सामने कुछ पल और ठहरा, फिर गुस्से में अचानक मुड़ा और तेज कदमों से कमरे से बाहर चला गया। जाते हुए दरवाजे के झटके से बंद होने की आवाज़ आई, जैसे कमरे की दीवारों ने भी इस नाराज़गी और टूटते रिश्ते की गवाही दी हो। अंदर नोया ज़मीन पर बैठी, चेहरा हाथों में छुपाए, बेकाबू होकर रो रही थी। आंखों से बहते आंसू अब उसके कपड़ों में जज्ब हो रहे थे। एक सपना जिसे उसने सच्चाई समझा था, आज हकीकत की कड़वाहट में बदल चुका था। और बाहर विवेक, जिसने हमेशा समझदारी, शांति और सब्र को अपना सहारा बनाया था, आज पहली बार दिल से हारा था, और वो हार उसे चुभ रही थी। ड्रेसिंग रूम की मध्यम पीली रोशनी में नोया फर्श पर गठरी बनी बैठी थी। दिल की धड़कनें बेकाबू थीं। सिसकियों की आवाज़ें इतनी गहरी हो चुकी थीं कि उसके भीतर का सन्नाटा भी उन्हें संभाल नहीं सका। वो रो रो कर थक चुकी थी, मगर आंखों के आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। चेहरा लाल हो चुका था और आंखें सूजी हुई थीं। दुपट्टे का पल्लू बार बार चेहरे पर रगड़ते हुए वो खुद से भी बेजार हो चुकी थी। क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? वह कांपती आवाज में बोली, जैसे हर शब्द उसके भीतर की टीस के साथ बाहर आ रहा हो। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, सबकी मदद की, सबके लिए मुस्कान बनी रही। हाँ, अम्मी अब्बू को कभी कभी तंग करती थी, लेकिन वो तो मजाक में। दिल दुखाना मेरा मकसद कभी नहीं था। वह एक पल को खामोश हो गई, अपनी सूजी आंखें ऊपर छत की ओर उठाईं, जैसे आसमान से जवाब मांग रही हो। फिर उसका सिर झुक गया और वो दोनों घुटनों पर बाजू रखकर अपना चेहरा छुपा गई। ये सज़ा क्यों मिली मुझे? उसकी आवाज़ धीमी थी, मगर दर्द से लिपटी हुई। क्यों मुझे ऐसा पति मिला जो मेरे जैसा नहीं है, इतना संजीदा, इतना बड़ा, जो सिर्फ आंखों से ही डरा देता है। मैंने तो सपना देखा था कि मेरा पति मेरी उम्र का होगा, मेरे जैसा होगा, जिसके साथ मैं हंसी मजाक, मस्ती, खुशियां बांट सकूंगी। उसकी आवाज़ हिचकियों में टूट गई। मैं आदित्य को देखकर खुश होती थी। वो हंसता था, बातें करता था, दिल करता था कि वही मेरा हो। लेकिन एक गहरी खामोशी छा गई। बस सिसकियों की धीमी धीमी आवाज़ बची थी। अब क्या करूं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरा दम घुट रहा है यहाँ। उसने हाथों से सिर थाम लिया, आंखें बंद कर गहरी सांसें लेने की कोशिश की, मगर हर सांस के साथ एक नया बोझ उसके सीने पर उतरता जा रहा था। ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने क्या कर लिया? मुझे ऐसा पति नहीं चाहिए था। मुझे अपनी उम्र का जीवनसाथी चाहिए था, जिसके साथ मैं फ़न करूं, खुश रहूं, हंसूं। यह बोझ, यह गंभीरता, यह चुप्पी मुझे नहीं चाहिए। उसका पूरा वजूद कांप रहा था। वो वहीं ज़मीन पर बैठी रही, खामोश, थकी हुई और इस दुनिया से ऊबी हुई।
हर पल उसके शादी से जुड़े सपने चकनाचूर होकर उसके दिल पर बिखरते जा रहे थे, और उन सपनों की किरचें अब उसकी आंखों में चुभने लगी थीं। वह सचमुच खुद को बहुत बेबस महसूस कर रही थी। अगर अभी उसके बस में होता तो वह इस घर से भाग जाती, मगर अब वह मजबूर थी। जितनी जल्दीबाजी में उसने शादी की थी, उसे अपनी इसी जल्दबाजी पर गुस्सा आ रहा था। काश वह लड़के की तस्वीर देख लेती तो आज इतनी बड़ी गलतफहमी का शिकार न होती। वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था। विवेक चुपचाप कदम बढ़ाता हुआ सुरभि देवी को अपने साथ कमरे में ले गया। वह सीधे अपनी माँ के पास पहुंचा और बिना कुछ सोचे समझे पूरी स्थिति उनके सामने रख दी। हाँ, वह अपनी परेशानियां खुद सुलझाने का आदी था, लेकिन आज तक उसने कभी किसी लड़की को हैंडल नहीं किया था, और इस वक्त वह ड्रेसिंग रूम में थी, भारी गहनों और लहंगे में, और अंदर गर्मी भी थी। वह नहीं चाहता था कि वह किसी भी तरह की परेशानी में आए, इसलिए उसने यह फैसला लेना जरूरी समझा। अगर ये कोई और वक्त होता तो वह अपनी माँ को इस बारे में जरा भी भनक न लगने देता, लेकिन फिलहाल उसे मदद की सख्त जरूरत थी। कमरे का माहौल बोझिल था। दीवारों पर टंगे गुलाबी और सुनहरे पर्दे इस गंभीर माहौल से बिल्कुल अनजान हवा में हिल रहे थे। विवेक ने एक नज़र कमरे में फैले तनावपूर्ण वातावरण पर डाली, फिर मुड़कर सुरभि देवी को देखा, जिनके चेहरे पर बेचैनी और पछतावा साफ झलक रहा था। ये जो आप मेरे लिए लाई हैं ना, विवेक ने बेहद शांत लेकिन गहरे लहजे में कहा। मुझसे 12 साल छोटी ये बच्ची, अब इसे आप ही संभालिए, क्योंकि मैं इसे समझा नहीं सकता। मैंने आपसे कहा था कि मेरी हमउम्र लड़की लाइएगा, लेकिन आपको मेरी बात समझ नहीं आई थी। अब देख लीजिए तमाशा। ये कहते ही वह चुपचाप बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसकी नज़रें फर्श पर थीं और चेहरे पर थकावट भरी सख्ती छाई हुई थी। सुरभि देवी का दिल कांप गया। वह फौरन संभलती हुई ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। कदमों में बेचैनी और दिल में शर्मिंदगी का तूफान था। दरवाजे पर पहुंचकर उन्होंने नरमी लेकिन चिंता से दस्तक दी। नोया, दरवाज़ा खोलो बेटा, क्या हो गया है तुम्हें? लेकिन जब कोई जवाब नहीं आया तो उनके लहजे में सख्ती आ गई। ये तुम कैसी बदतमीजी कर रही हो? सुहागरात के दिन यूं बंद होकर बैठ जाना, ये कोई अच्छी बात है? अंदर से नोया की सिसकियां साफ सुनाई दे रही थीं, जैसे वह सब्र की आखिरी हद पर बैठी हो। फिर अचानक उसकी सिसकी थमी, वह अपनी जगह से उठी और धीरे से दरवाज़ा खोल दिया। आंखें सूजी हुईं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ, जिस्म कांपता हुआ। सुरभि देवी ने उसे देखते ही कड़वाहट से कहा, ये क्या बदतमीजी है? इस वक्त दरवाज़ा बंद करके क्यों रो रही हो? आखिर हुआ क्या है? नोया ने अपनी भीगी नज़रों से उन्हें देखा, होंठ कांपे, और फिर धीरे से बोली, मेरी शादी इनसे नहीं हुई, आपकी छोटे बेटे आदित्य से तय हुई थी, जो मेरी उम्र का है। ये तो बहुत बड़े हैं। सुरभि देवी का चेहरा जर्द पड़ गया। वह पलकें झपकाए बिना उसे देखती रहीं। क्या बकवास कर रही हो? तुम्हें अंदाजा है कि तुम क्या कह रही हो? अपनी माँ से पूछो, तुम्हारी शादी किससे और कब तय हुई थी? शादी के वक्त तुमने इन्हें नहीं देखा? तब तुम्हें नहीं समझ आया कि विवेक और आदित्य में क्या फर्क है? नोया ने नजरें चुरा लीं। आवाज धीमी पड़ गई। मैं शादी के वक्त बहुत एक्साइटेड थी। मेरी ध्यान नहीं गया। मैंने नहीं। मगर क्या? सुरभि देवी का लहजा अब गुस्से में डूब गया था। तुम्हारी लापरवाही की सजा हम क्यों भुगतें? विवेक ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? वो तो तुम्हें इज्जत से घर लाया है, और तुम ये तमाशा कर रही हो? उनके लहजे और शब्दों ने नोया को जैसे चूर कर दिया। उसके कदम लड़खड़ा गए। वह बस चुपचाप खड़ी रही। आंखों से बहते आंसू उसकी बेबसी खुद बयान कर रहे थे। कमरे में पसरा सन्नाटा उस पल की गंभीरता को और भी गहरा कर रहा था, जहां रिश्ते सिर्फ लफ्जों पर टिके थे और जज्बात एक दूसरे से अनजान। सुरभि देवी ने एक गहरी सांस ली और अपना रेशमी दुपट्टा संभालते हुए आगे बढ़ीं। उनके चेहरे पर अब गुस्से से ज्यादा थकावट और बेबसी की छाया थी। नोया अब भी दरवाजे के पास खड़ी थी, चेहरा झुका हुआ, पलकें भीगी हुईं और आंखों में शर्मिंदगी की नमी साफ थी। सुरभि देवी ने एक नज़र उस पर डाली, फिर नरम लेकिन साफ लहजे में बोलीं, अब जो होना था सो हो चुका है नोया। उनके लफ्जों में नरमी कम और हकीकत की कड़वाहट ज्यादा थी। नोया ने धीरे से नजरें उठाईं, जैसे कुछ कहना चाहती हो, मगर सुरभि देवी ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया।
आपको कोई गलतफहमी हुई थी या नहीं, ये हमारा मसला नहीं है। हमने अपनी तरफ से हर मुमकिन तरीके से आपको सब बता दिया था। वह थोड़ा पीछे हटकर खड़ी हो गईं और अब उनकी आंखों में वह सख्ती आ चुकी थी जो किसी माँ की नहीं बल्कि किसी उम्रदराज बुजुर्ग की लग रही थी, जो अब सफाई नहीं, फैसले सुना रही थी। हमने विवेक को तुम्हें दिखाया था, तुम्हारी माँ को तस्वीर भेजी थी। अगर उन्होंने तुम्हें नहीं दिखाई या तुमने ध्यान नहीं दिया तो इसमें हमारा क्या कसूर? नोया के होंठ कांपे, मगर वह कुछ न कह सकी। बस नजरें झुका लीं, जैसे मान रही हो कि वो सच में लापरवाही की गुनहगार है। सुरभि देवी का लहजा और सख्त हो गया। मुझे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं सुननी। ये घर तुम्हारा है, विवेक तुम्हारा पति है, और ये सब तुम्हारी रजामंदी से हुआ। तुमने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। अब ये ड्रामे बंद करो। नोया की आंखों से दो मोटे आंसू गालों पर गिर पड़े, मगर वह सिर झुकाए खड़ी रही। जुबान से एक शब्द भी न निकला। सुरभि देवी ने कुछ पल उसे देखा, फिर धीरे से कहा, देखो बेटी, शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, ये दो जिंदगियों को जोड़ने का वादा होती है, और अगर तुम पहले ही दिन इसे तोड़ने बैठोगी तो आगे सिर्फ तबाही है। उनके लहजे में आखिरी बार समझाने की कोशिश थी, मगर वह अब भी अपनी जगह जमी खड़ी थी, जैसे अपने अंदर की दुनिया में कैद हो गई हो। सुरभि देवी ने उसकी झुकी निगाह पर गहरी नजर डाली, फिर एक ठंडी सांस लेकर बोलीं, अब तुम खुद संभालो ये रिश्ता। ये कहकर वो पलट गईं और कमरे से बाहर चली गईं। नव्या वहीं खड़ी रही, दीवार से टिके हुए, उसकी आंखों से बहते आंसू शायद अब उसकी गलती का बोझ धोने की कोशिश कर रहे थे। कमरे में सन्नाटा छा गया, और वो सन्नाटा नव्या के अंदर की गूंज से भी ज्यादा तकलीफदेह था। कमरे में एक अजीब घुटन फैल चुकी थी। हल्की पीली रोशनी उस खामोशी को और भी बेजान बना रही थी। विवेक बेड के पायंती पर बैठा था, सिर झुकाए कुछ पल नव्या को गौर से देखता रहा, जैसे उसकी चुप्पी में छिपा कुछ समझने की कोशिश कर रहा हो। उसकी आंखों में दुख और मायूसी की परछाई उभर आई थीं। वो जो हमेशा संजीदा और संतुलित रहता था, अब उसके सब्र की दीवारों में दरारें पड़ती दिखाई दे रही थीं। मुझ में क्या कमी है नव्या? वो धीमे मगर गहरे लहजे में बोला, जो तुम इस तरह का बर्ताव कर रही हो? आखिर ऐसा क्या हुआ जो तुम्हारा रिएक्शन इतना सख्त हो गया? नव्या ने नजरें झुका लीं, उसके हाथ कांप रहे थे, वो अपने दुपट्टे का कोना मरोड़ रही थी। पल भर की खामोशी के बाद उसने धीमी आवाज में कहा, आप उम्र वाले हैं, आप मुझे कहाँ खुश रख पाएंगे, मुझे सुकून नहीं दे पाएंगे। ये जुमला सुनते ही विवेक की आंखों में कुछ टूट सा गया। वो पल भर को सन्न रह गया, फिर अचानक गुस्से से खड़ा हो गया। उसकी आंखों की संजीदगी अब एक तेज जज्बे में बदल चुकी थी। वो आगे बढ़ा और झटके से नव्या का बाजू पकड़ लिया। खुश करूं तुम्हें अच्छे तरीके से? वो मर्द था, कब तक सहता? उसके लब्बों से निकले हर अल्फाज की तपिश नव्या के गालों पर लाली छोड़ गई। वो फौरन घबराकर पीछे हट गई। मेरा वो मतलब नहीं था, वो जल्दी से बोली। मैं सिर्फ उम्र के फर्क की बात कर रही थी, और कुछ नहीं। विवेक ने गहरी सांस लेकर उसका हाथ झटके से छोड़ दिया, जैसे अब उसका छूना भी बर्दाश्त से बाहर हो। वो एक कदम पीछे हटा, उसकी आंखों में गुस्से के साथ गहरी बेइज्जती भी थी। अपनी हद में रहो लड़की, वो गरज कर बोला। जो तुमने हरकत की है ना, उसके बाद तुमसे किसी नरम लहजे की उम्मीद मत रखना। तुमने मेरे वजूद का, मेरे सम्मान का सबके सामने तमाशा बना दिया है। विवेक का लहजा बर्फ की तरह ठंडा था, मगर झर से भरा हुआ। नव्या की आंखें नम हो गईं। वो कुछ बोलने ही लगी थीं कि विवेक ने अचानक मुंह मोड़ा और तेज कदमों से वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ, जैसे वो भी चिल्ला उठा हो कि अब कोई सफाई नहीं चाहिए। कमरे में फिर सन्नाटा छा गया, लेकिन इस बार उसमें सिर्फ दर्द नहीं था, शर्मिंदगी, डर और टूटे रिश्ते की कसक भी शामिल थी। नव्या वहीं सन्न खड़ी रही, और उसकी आंखों से बहते आंसू उसकी उलझन और नादानी की गवाही दे रहे थे। वक्त गुजरता गया, एक हफ्ता बीत गया, और इस एक हफ्ते में बहुत कुछ बदल गया। दोपहर की धूप लॉन्स की खिड़कियों से भीतर आ रही थी। नव्या सोफे पर बैठी, घुटनों में ठोड़ी टिकाए, चुपचाप खला में देख रही थी। उसके चेहरे पर उदासी की मोटी परत थी। शादी को अभी सिर्फ एक हफ्ता हुआ था, मगर ये 7 दिन सदियों जैसे लग रहे थे। वो जो किसी हसीन ख्वाब के साथ इस रिश्ते में बंधी थी, अब खुद को विवेक की बेरुखी में दफन होता महसूस कर रही थी।
विवेक ने उस दिन के बाद से न उससे कोई बात की, न कोई शिकायत, न कोई इल्जाम। उसकी खामोशी ने नव्या के दिल पर वो बोझ डाल दिया था जिसका कोई इलाज नहीं था। उसने कई बार माफ़ी मांगी, अपने अल्फाज पर अफसोस जताया, यहाँ तक कि एक दिन उसके कदमों में बैठकर आंसू भी बहाए। मगर विवेक बस खामोश रहा, एक पत्थर की तरह जिसे कोई एहसास छू न सका। इन्हीं सोचों में गुम वो सोफे की पीठ से टिकी हुई थी कि अचानक मोबाइल की घंटी ने खामोशी तोड़ दी। उसने बेदिली से मोबाइल की तरफ देखा। व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन था। एक अनजान नंबर से मैसेज आया था। उसके माथे पर बल पड़ गए। वो थोड़ा सीधी होकर बैठ गई और व्हाट्सएप खोला। मैसेज के साथ कुछ तस्वीरें और एक वीडियो थी। नव्या की उंगलियां कुछ पल ठिठकी रहीं, फिर जिज्ञासा ने उसे मजबूर कर दिया। उसने एक तस्वीर खोली और अचानक उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वो उसी की तस्वीर थी, शॉपिंग मॉल के चेंजिंग रूम की, जहां वो शादी से पहले लहंगे की फिटिंग के लिए गई थी। ये क्या है? उसके होंठ कांपे, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। अगले ही पल उसने वीडियो चलाया और जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई। वीडियो में वही थी, कपड़े बदलती हुई, वही लम्हे, वही कपड़े, वही जगह, बेखबर, मासूम, और कोई उसकी निजता को कुचलकर चोरी छुपे उसे कैद कर रहा था। उसकी सांसें तेज हो गईं। ये किसने? कैसे? वो घबराकर अपनी जगह से खड़ी हो गई। दिल हल्का में आ गया। पसीने की बूंदें माथे पर छलक आईं। घबराहट में उसने कमरे के चारों ओर देखा, जैसे कोई छुपा हुआ शख्स अब भी उसे देख रहा हो। मुझे कुछ हो जाएगा। वो होंठों ही होंठों में कुछ बुदबुदाई और मोबाइल हाथ में लिए तेजी से अपने कमरे की ओर बढ़ गई। दरवाज़ा बंद करते ही उसने अंदर से कुंडी लगाई और दीवार से टिककर खड़ी हो गई। उसका दिल बुरी तरह धड़क रहा था, हाथ अब भी कांप रहे थे। ये किसने किया? क्यों किया? मेरे साथ क्यों? वो टूटे हुए लहजे में बोली और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। दिल में डर ने जड़ें पकड़ ली थीं और दिमाग में बस एक सवाल गूंज रहा था, क्या विवेक को भी ये वीडियो मिल चुका है? यही सवाल उसकी जान खाए जा रहा था। कांपते हाथों से उसने फिर से मोबाइल उठाया। दिल जैसे गले में अटक गया था और आंखें सूजी हुई थीं, जिनमें डर, शर्म और गुस्से का तूफान उमड़ रहा था। उसने वीडियो फिर से चलाए। हर एक दृश्य उसके जिस्म में झुरझुरी दौड़ा रहा था। बेबसी की हद तक पहुंचकर वो जमीन पर बैठ गई, घुटनों पर कोहनियां टिकाईं और चेहरा हाथों में छुपा लिया। कुछ पल यूं ही बीते, फिर वो एकदम से उठ बैठी और कीबोर्ड पर उंगलियां चलाने लगी। ये वीडियो तुम्हारे पास कहाँ से आई? कौन हो तुम? उसने तेजी से मैसेज टाइप कर भेजा। अभी मैसेज भेजा ही था कि अगले ही पल एक और मैसेज आ गया। तुम्हारा पति तो नामर्द है, मैं तुम्हें वो सुकून दूंगा कि तुम खिल उठोगी, मेरी प्यारी सी गुड़िया। नोया का पूरा शरीर जैसे सुन्न पड़ गया, चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हाथों से मोबाइल को घूरने लगी, फिर झटके से मोबाइल कसकर पकड़कर टाइप करने लगी। मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी। मेरे पति को नहीं जानते तुम, वो देश के बड़े बिजनेसमैन हैं, वो तुम्हें मिट्टी में मिला देंगे। लेकिन अगला मैसेज ऐसा था जिसने उसके भरोसे को जड़ से हिला दिया। पहले अपने पति का भरोसा तो जीत लो। शादी की पहली रात तुमने सबके सामने कहा था कि तुम उसके छोटे भाई से शादी करना चाहती थीं। क्या वो तुम पर यकीन करेगा? ये पढ़ते ही नोया की सांस जैसे थम गई, दिल में किसी ने खंजर घोंप दिया हो। वो कांपती उंगलियों से फिर टाइप करने लगी, आंखों से आंसू बह रहे थे। ये वीडियो डिलीट कर दो प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं। मगर जवाब फिर भी वही शैतानी हंसी की शक्ल में आया। एक शर्त पर, मुझे खुश कर दो, एक रात मेरा बिस्तर गरम कर दो, मैं तुम्हें सारी वीडियो लौटा दूंगा। ये पढ़कर नोया का दिल गले तक आ गया। वो कांप गई, जैसे किसी ने उसकी रूह तक को नोच डाला हो। अगले ही पल उसने गुस्से और नफरत से मोबाइल थामा और चीखते हुए टाइप किया, शट अप, मर जाओ तुम। मैसेज भेजते ही उसने देखा कि अगला फरीक ऑफलाइन हो चुका था। नहीं, नहीं, प्लीज, वापस आओ। वो घबराकर एक के बाद एक मैसेज भेजने लगी। मैं तुम्हें कुछ भी दे दूंगी, बस वीडियो डिलीट कर दो, प्लीज। मगर वहां खामोशी थी, गहरी डरावनी खामोशी। कमरे में बस उसकी सिसकियां गूंज रही थीं और हाथ में कांपता हुआ मोबाइल, जिसने उसका सुकून, उसकी इज्जत और शायद उसकी जिंदगी का संतुलन छीन लिया था। पूरा दिन इसी उधेड़बुन में बीत गया। कमरे में हल्का अंधेरा छाया हुआ था। दीवार पर लगी घड़ी की सुइयां रात के 10 बजा चुकी थीं।
नोया सोफे के किनारे चुपचाप बैठी थी, निगाहें जमीन पर जमी हुई थीं, आंखों के चारों ओर सूजन साफ दिख रही थी और चेहरे पर गहरी चिंता की छाप थी। उसके हाथों में मोबाइल था, लेकिन वो कब से स्क्रीन को यूं ही देख रही थी। दिल में तूफान था, डर, शर्मिंदगी, बेबसी, सब कुछ उस पर हावी था। दरवाज़ा हल्की आवाज़ के साथ खुला और विवेक कमरे में दाखिल हुआ। नज़रें अनजाने में ही अपनी पत्नी पर पड़ीं तो कुछ पल के लिए रुक गया और उसका मुरझाया चेहरा देखा। बिना कुछ कहे वो अलमारी से कपड़े निकालकर सीधे वॉशरूम चला गया। कुछ देर बाद वो तरोताज़ा होकर बाहर निकला, सफ़ेद टी-शर्ट और ट्रैक पैंट में, बालों से हल्की नमी टपक रही थी। उसने फिर नोया को देखा, जो अब भी वैसी ही बैठी थी जैसे किसी तस्वीर में कैद हो। उसे इस हाल में देखकर विवेक के कदम खुद ब खुद उसके पास आ गए। वो नरमी से उसके पास बैठा और प्यार से उसका चेहरा देखते हुए बोला, क्या हुआ है? बहुत चुप-चुप लग रही हो, चेहरा भी बुझा हुआ है। सब ठीक तो है? 1 हफ्ते बाद उसने पहली बार खुद उससे बात की थी। नोया अचानक जैसे नींद से चौंक गई, नज़रें उठाईं और फिर फौरन चुरा लीं। नहीं, कुछ नहीं हुआ। आपको कोई गलतफहमी हुई है? विवेक ने उसकी आंखों में सीधे देखा और थोड़ा गंभीर होकर बोला, वाकई? तुम्हारे चेहरे का एक-एक हाव भाव कुछ और कह रहा है। और तुम कह रही हो गलतफहमी? उसकी आंखों में छिपी गंभीरता और आवाज में छुपी फिक्र ने नोया को घबरा दिया। जैसे उसकी चोरी पकड़ी गई हो, वो अचानक उठ खड़ी हुई। मैं थोड़ी देर बाहर जा रही हूं, वो बस इतना ही कह सकी और तेजी से दरवाजे की ओर बढ़ी। विवेक ने एक पल को उसका हाथ थामना चाहा, मगर फिर रुक गया, चुपचाप उसे जाता देखता रहा। उनके बीच ऐसा कोई रिश्ता नहीं था कि वो उसे रोक कर बिठा पाता या सवाल कर पाता, इसलिए चुप ही रहा। दरवाज़ा बंद हुआ तो कमरे में फिर वही खामोशी लौट आई, मगर इस बार ये खामोशी पहले से कहीं ज्यादा भारी और मायनेदार थी। रात का गहरा सन्नाटा पूरे कमरे पर छाया हुआ था। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे 3 बजा रही थीं। कमरे में सिर्फ एसी की हल्की सरसराहट थी और कहीं दूर से किसी कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी। विवेक गहरी नींद में था, मगर अचानक एक दबे दबे सुसुके ने उसकी नींद तोड़ दी। उसने करवट बदलकर उलझन में आंखें मलते हुए उठकर देखा तो सामने बिस्तर के दूसरे कोने पर नव्या को घुटनों में सिर दिए, चेहरा हाथों से ढंके, बिलक बिलक कर रोते पाया। उसका दिल एकदम धक से रह गया। नव्या! वह घबराकर सीधा हो गया। क्या हुआ? क्यों रो रही हो? उसका लहजा सख्त नहीं था, मगर फिक्र से भरा हुआ और बेहद गंभीर था। नव्या ने जवाब देने के बजाय बस हिचकियों के साथ रोना जारी रखा। विवेक ने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा, जैसे उसे संभालना चाह रहा हो। अगले ही पल वह अचानक उसके सीने से लग गई। उसकी हिचकियां और तेज हो गईं, जैसे वह अपने भीतर का सारा बोझ आंसुओं में बहा देना चाहती हो। विवेक ने धीरे से उसके सिर पर हाथ फेरा, उसे थपकता रहा, बिना कुछ कहे। कुछ पल बाद नव्या ने चेहरा उठाया, आंखें लाल थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ और होंठ कांपते हुए। विवेक, बहुत बड़ी मुसीबत हो गई है। मैं एक बहुत बड़ी परेशानी में फंस गई हूं। उसकी आवाज में बेबसी थी। शाम से ही वह सोच रही थी कि विवेक से बात करे, मगर दिल में एक डर था, कहीं वह नाराज न हो जाए। मगर अब वह थक चुकी थी। सोच सोच कर उसका सिर फटने को हो आया था। विवेक ने उसके आंसू पोंछे। क्या परेशानी है? खुलकर बताओ। कुछ पल वह उसे देखती रही और फिर अचानक बोल पड़ी, मेरी कोई गलती नहीं है। हाँ, मैंने पहले आदित्य को पसंद किया था, क्योंकि वह मेरी उम्र का था। मैं चाहती थी कि हम साथ में जिएं, घूमें फिरें, जिंदगी को एक्सप्लोर करें। लेकिन मुझे नहीं पता था कि सब कुछ यूं पलट जाएगा। वह कांपती आवाज में बोली। विवेक ने गहरी सांस ली, मगर उसकी आंखों में न तो गुस्सा था और न कोई ताना, सिर्फ ध्यान और समझदारी थी। नव्या, उसने बहुत नरमी से कहा, पत्नी हो तुम मेरी, मैं क्यों ना भरोसा करूं तुम पर? अगर कोई मुसीबत है तो हम दोनों मिलकर उसका सामना करेंगे। मुझे बस सच बताओ, क्या हुआ है? नव्या की आंखें फैल गईं, जैसे उसे यकीन न हुआ हो कि वह इतने सुकून से सुन रहा है। उसने मुश्किल से होंठ हिलाए। आप यकीन करेंगे? विवेक ने उसका हाथ थामकर धीरे से कहा, पहले दिन से कह रहा हूं, तुम पर मेरा विश्वास है, अब भी है, हमेशा रहेगा। यह सुनकर वह फिर से उसके सीने से लग गई, जैसे कुछ पल को सारी परेशानियां उस स्पर्श में पिघलकर हल्की हो गई हों।
नव्या ने सिसकती आंखों से विवेक की ओर देखा। उसकी आंखें डर और बेचैनी से भीगी हुई थीं। धड़कते दिल के साथ वह मुश्किल से बोल पाई, सच? वादा है ना, आप कुछ नहीं कहेंगे? उसकी आवाज में एक कमजोर सा भरोसा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसका सहारा छीना हो। विवेक ने उसकी ओर झुककर नरमी से उसका हाथ थामा और सिर हिलाया। बेफिक्र होकर बताओ, मैं तुम्हारे साथ हूं। नव्या ने कांपते हाथों से मोबाइल उठाया और स्क्रीन उसकी ओर बढ़ाई। ये देखिए। उसने मुश्किल से होंठ खोले और वीडियो चला दी। कमरे में जैसे एकदम खामोशी छा गई। वीडियो की आवाज कमरे में गूंजने लगी और विवेक की नजरें स्क्रीन पर जमी हुई थीं। जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ी, उसकी आंखों की लाली गहरी होती गई। वह पलकें झपकाना भूल गया था। चेहरे की सख्ती, माथे पर बल और जबड़ों का कसाव साफ जाहिर कर रहा था कि अंदर ही अंदर वह ज्वालामुखी की तरह उबल रहा है। मगर उसके लहजे में अब भी वही नरमी थी। किसने भेजी है ये? कुछ बताया उसने? उसने नजरें मोबाइल से हटाकर नव्या को देखा। आंखों में गुस्सा साफ दिख रहा था, मगर आवाज में एक पति का संयम झलक रहा था। नव्या ने डरी हुई निगाहों से उसका चेहरा देखा और धीरे से बोली, मुझे नहीं पता वो कौन है, लेकिन वो हमारी निजी जिंदगी के बारे में सब कुछ जानता है, यहाँ तक कि हमारी शादी की पहली रात की बातें भी। उसका लहजा टूटा हुआ था, जैसे हर जुमले के साथ वह थोड़ा और बिखर रही हो। मैं आपको वो मैसेजेस दिखाती हूँ जो उसने भेजे हैं, उसने कहा और मोबाइल फिर से हाथ में लेकर चैट खोली। एक एक शब्द झड़ से भरा हुआ, अपमानजनक और घिनौना था। विवेक ने चैट की स्क्रीन को ध्यान से पढ़ा। हर शब्द उसके सब्र की परीक्षा ले रहा था, मगर वह चुपचाप पढ़ता रहा और फिर धीरे से सिर हिलाया। तुम परेशान मत हो नव्या, मैं इस मसले को खुद देखूंगा। उसने गहरी सांस ली और नरम लहजे में कहा, जब तक तुम्हारा पति जिंदा है, तुम्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं। और याद रखना, कोई भी परेशानी हो, मुझे फौरन बताया करो। हमारे बीच चाहे कितने भी मतभेद हों, लेकिन मैं तुम्हारा पति हूं। ये शब्द नव्या के वजूद पर किसी नरम चादर की तरह लिपट गए। उसकी आंखों में आंसुओं का समुंदर था, मगर अब उन आंसुओं में डर की जगह एक अजीब सा सुकून उतरने लगा था। उसने शर्म से सिर झुका लिया और पहली बार उसे यह एहसास हुआ कि शायद विवेक की मौजूदगी उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी ढाल बन सकती है। लेकिन वो मूर्ख पहले ही दिन अपना रिश्ता कमजोर कर चुकी थी। वक़्त की रफ्तार धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। एक हफ्ता खामोशी से बीत चुका था। लिविंग रूम का माहौल काफी शांत था। दोपहर की नरम धूप अंदर आ रही थी। नोया चुपचाप अपनी सास के साथ बैठी थी। उनके बीच हल्की फुल्की बातें हो रही थीं, जिनमें अब वह पहले जैसी घबराहट महसूस नहीं करती थी। लेकिन उसी पल जैसे आसमान पर बिजली कड़की हो, मुख्य दरवाज़ा जोर से खुला और विवेक अंदर दाखिल हुआ। चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ, आंखें जलते अंगारों जैसी थीं। कदम तेज और मजबूत थे, जैसे वो किसी युद्ध के लिए आया हो। लिविंग रूम के बीच में रुककर उसने ऊंची आवाज में पुकारा, आदित्य, नीचे आओ, तुरंत। विवेक की आवाज इतनी भारी थी कि जैसे पूरी हवेली गूंज उठी हो। उसकी मां चौंक कर खड़ी हो गईं, चिंता उनके चेहरे पर साफ झलक रही थी। विवेक बेटा, क्या हुआ है? इतने गुस्से में क्यों हो? मां ने फिक्रमंद होकर पूछा। विवेक ने हाथ उठाकर उनका सवाल रोक दिया। अम्मी प्लीज, अभी कुछ मत बोलिए। फिर दोबारा वही आवाज गूंजी, पहले से भी ज्यादा गुस्से से भरी। आदित्य, नीचे आओ, अभी के अभी। कुछ ही पल में सीढ़ियों पर आदित्य नजर आया। चेहरे पर उलझन और हैरानी के भाव लिए वो नीचे उतर रहा था। लेकिन जैसे ही वो विवेक के पास पहुंचा, विवेक ने पल भर में उसका कॉलर पकड़कर उसे जोर से दीवार से दे मारा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? विवेक की आवाज गूंज रही थी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बीवी को ब्लैकमेल करने की? जान से मार डालूंगा मैं तुम्हें। आदित्य घबराकर पीछे हटने लगा। भाई, भाई आप क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन उसके शब्द पूरे होने से पहले ही विवेक का एक जोरदार थप्पड़ उसके मुंह पर पड़ा। आदित्य लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। विवेक ने आगे बढ़कर फिर से उसे कॉलर से खींचा और गुस्से से बोला, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। भाभी है वो तुम्हारी, माँ जैसे रिश्ते को तुम इस हद तक गिरा सकते हो? कोई शर्म है तुम में या नहीं? आदित्य का सिर शर्म से झुक गया, होंठ कांप रहे थे। भाई प्लीज, माफ कर दो, मैं शैतान के बहकावे में आ गया था।
उसे समझ आ गया था कि उसका भाई सब जान चुका है और अब कोई बहाना काम नहीं आएगा। विवेक ने नफरत से उसे धक्का देकर दूर फेंका और एक जोरदार लात मारी। दफा हो जाओ मेरे घर से। अगर तुम इस घर में रहे तो मैं ये घर छोड़ दूंगा। अम्मी, सुन लिया ना आपने? ये कहकर वो गुस्से से अपने कमरे की ओर मुड़ गया। उसके कदम जमीन पर गूंज की तरह पड़ रहे थे। पीछे लिविंग रूम में सन्नाटा छा गया था। नोया की आंखें हैरानी से आदित्य को देख रही थीं, जैसे उसे यकीन ही न हो रहा हो कि ये सब सच्चाई है। आदित्य सिर झुकाए जमीन पर बैठा था, शर्म और बदनामी की तस्वीर बना हुआ, और माँ का चेहरा सदमे और दुख से सख्त हो चुका था। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि जिसे वो अपना आदर्श समझती थीं, वो असल में एक दरिंदा निकला। रात के सन्नाटे में कमरे की रोशनी मंद थी। विवेक बेड पर पैर फैलाए लैपटॉप के सामने काम में व्यस्त था। उसकी आंखों में थकान और कुछ गहरे विचारों की परछाई थी। कमरे के दरवाजे पर कदमों की हल्की आवाज आई। नोया नरमी से अंदर दाखिल हुई, दिल में एक खींचतान और अनिश्चितता लिए हुए। कुछ पल वो दरवाजे पर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे विवेक के पास आकर बेड पर बैठ गई। उसकी मौजूदगी से कमरे में एक शांत सी लहर दौड़ गई। पूरे दिन उसने कमरे में आने की हिम्मत नहीं की थी, लेकिन एक अजीब सी झिझक थी जो उसे रोक रही थी। दोनों के बीच कुछ पल खामोशी में गुजरे। नोया की नज़रें झुकी हुई थीं। वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन शब्द गले में अटक रहे थे। फिर अचानक उसने विवेक का हाथ अपनी नरम उंगलियों में थाम लिया। उसका हाथ ठंडा था, लेकिन उसके लहजे में गहराई और पश्चाताप की मिठास थी। विवेक, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बहुत पछता रही हूँ। जिस इंसान को मैंने अपनी जिंदगी के लिए चुना, वो मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा, कभी सोचा भी नहीं था। मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है, और मैं आपसे अपनी हर उस गलती की माफ़ी मांगती हूँ जो जानबूझकर नहीं, बल्कि अनजाने में हुई। विवेक ने उसकी बात ध्यान से सुनी और उसकी सच्ची माफ़ी को समझते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पहले की सख्ती की जगह अब नरमी झलक रही थी। वो धीमे से बोले, खैर, कोई बात नहीं, तुम अभी छोटी हो, जिंदगी का अनुभव अभी आना बाकी है। नोया की आंखों में आंसू भर आए। उसने दोबारा सिर झुकाया और रोने लगी। दिल की गहराई से निकलते जज्बात उसके लहजे को तोड़ रहे थे। विवेक ने फौरन उसका कंधा थामा, उसे अपने सीने से लगा लिया और उसके बालों में हाथ फेरते हुए धीरे से सिर थपथपाने लगे। जिंदगी हर रोज एक नया सबक देती है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि तुम हर बात किसी और से कहो। तुम मेरी बीवी हो और मेरे लिए बहुत खास हो। बस इतना जान लो कि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर मोड़ पर। नोया ने विवेक का हाथ पकड़कर अपने होठों से चूम लिया। दोनों के दिलों की धड़कनें एक हो गईं। कमरे की खामोशी में मोहब्बत की एक नई भाषा बोली जा रही थी। विवेक ने नरमी से कहा, हम दोनों के बीच गलतफहमियां हो सकती हैं, मगर प्यार कभी कम नहीं होगा। तुम मेरे लिए सब कुछ हो। अपने शौहर के होते हुए कभी किसी तीसरे पर भरोसा मत करना। हमेशा की तरह इस बार भी मुझ पर ही करना। नोया ने नरमी से सिर विवेक के सीने पर रखा और चुपचाप आंसू पोंछते हुए कहा, थैंक यू, आपने मुझे समझा और अपनाया। विवेक हल्के से मुस्कुराए और उसके माथे पर एक प्यार भरा बोसा देकर साइड लैंप की बत्तियां बुझा दीं।